घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत डांटा, बहुत फटकारा। मुझे ये कहा गया कि तू जिनके लिए लड़ रहा है वो स्वार्थी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, भूल जाएंगे वो लोग कि इनके लिए तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लोग भगत सिंह को भूल गए, तू तो चीज ही क्या है। इन तानों के बीच में मैं डटा रहा। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए मुझसे। उस मतभेद के चलते एक पिता ने एक पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। मुझे संपत्ति का कोई भी लालच न कभी रहा न कभी है। मेरे पिताजी की संपत्ति है, वो जिसे देना चाहे उसे दे, उससे जो वो करना चाहे वो करे। इस लड़ाई में अपने जीवन का बहुत कुछ खोया है। मेरी नौकरी गई, मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। मेरे पिताजी ने आहत होकर, वो नहीं चाहते कि मैं इस मार्ग पे चलता रहूं, और मैंने शुरू से ही मैंने संघर्ष का मार्ग चुना हुआ है। मैंने अपनी नौकरी 3 बार दांव पे लगाई है, एक बार नहीं। साथियों, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। मेरी स्कूलिंग की शुरुआत सरकारी स्कूल से है और खत्म भी सरकारी स्कूल पर ही है। मैं 12वीं कक्षा में सरकारी स्कूल से ही पास आउट हूं। तो मैं समझता हूं, मुझे वो चीज पता है कि एक गरीब व्यक्ति के ऊपर उठने के लिए, उसके परिवार को ऊपर उठने के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, और उस शिक्षा के महत्व में सरकारी स्कूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सरकारी नौकरी इन नेताओं के बच्चों के लिए नहीं है। इनको कोई आवश्यकता नहीं है सरकारी नौकरी की। इनके बच्चे तो 7 पीढ़ियां तक बैठे बैठे खा सकते हैं, इतना इन्होंने बंदोबस्त किया होता है। पर एक गरीब परिवार, एक किसान परिवार, एक मजदूर परिवार का बच्चा मुख्य धारा में अपने परिवार को कैसे लाए, कैसे गुर्बत, गरीबी से वो बाहर निकले, उसके लिए सरकारी नौकरी आवश्यक है। यदि उसमें इतने बड़े लेवल की धांधलियां होने लग गई, तो फिर गरीब क्यों पढ़ रहा है, क्यों स्कूल जा रहा है, क्यों वो कॉलेज जा रहा है, क्यों मोटी मोटी रकम जो है जो कोचिंग्स में खर्च कर रहा है। कोई कारण समझ में नहीं आता। दिन रात अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है पढ़ाई में, उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं है। जब सिस्टम ही उसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो क्यों कर रहा है आखिर, ये सवाल हमेशा मेरे मन में होता है। साथियों, मेरे दादाजी एक गरीब किसान थे। उनके 3 बेटे थे। उन्होंने अपने तीनों बेटों को जैसे तैसे करके सरकारी स्कूल में पढ़ाया और सक्षम बनाया। मेरे पिताजी और मेरे 2 चाचा अपनी मेहनत से उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल करी। 2 मेरे चाचा टीचर हैं, मेरे पिताजी अकाउंटेंट थे। छोटी मोटी नौकरी उन्होंने हासिल करी और उन्होंने अपने बच्चों को, यानी हमको, जो हमारी 3rd जनरेशन है, उनको पढ़ाया लिखाया, और हम लोग जो हैं ऑफिसर्स लाइन में सेलेक्ट हुए। तो एक सरकारी नौकरी एक आम व्यक्ति के लिए कितना बड़ा आधार हो सकती है, ये समझा जा सकता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है, उसका खुद फील किया है। आज ये सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। जो आवाज उठाता है सरकार उसको जेल में ठूंस देती है। मैंने आंदोलन किया, मेरे 31 साथियों को, मुझे अरेस्ट किया गया 2 बार, मेरे 31 साथियों को सेंट्रल जेल में रखा गया। आप बिलीव कीजिए कि जो स्टूडेंट्स जो राजस्थान के हर हिस्से से हैं, ऐसा स्टूडेंट जिसने यूपीएससी का इंटरव्यू फाइट किया है, 2 महिलाएं, उनको सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है केवल इसलिए क्योंकि वो मांग कर रही थी कि जो धांधलियां हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, उसके खिलाफ निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। और जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। सलाखों के पीछे जाना चाहिए था उनको, और भेजा किनको गया? जो ये मांग कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी कृपा से आपने भ्रष्टाचार के ऐसे बीज बो दिए हैं जो सालों सालों तक इस समाज को, इस प्रदेश को, इस देश को बर्बाद करेंगे। जिन भ्रष्ट लोगों को, जिन अयोग्य लोगों को आपने तंत्र में अपनी
नाकामी की वजह से घुसा दिया है, वो सब कुछ तहस नहस कर देंगे आपकी मेहरबानी से, आपकी कृपा से। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब भी आप संभल जाइए, छोटी चीज नहीं है। मैं मीडिया से भी ये कहना चाहता हूं कि युवाओं की आवाज मीडिया उठाती है, बराबर उठाती है, और वो एक ही पहलू जनता के सामने लाती है, वो दूसरा पहलू जनता के सामने नहीं ला रही है। दूसरा पहलू ये है कि ये भ्रष्ट लोग यदि तंत्र में घुस जाएंगे तो हमारे समाज, हमारे राज्य और हमारे देश को इसका क्या नुकसान होगा, ये इस चीज को नहीं दिखा पा रहे हैं। साथियों, मैंने इसलिए ये लड़ाई लड़ी, मैंने रेजिग्नेशन दिया, अपनी नौकरी से त्याग पत्र दिया। घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत डांटा, बहुत फटकारा। मुझे ये कहा गया कि तू जिनके लिए लड़ रहा है वो स्वार्थी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, भूल जाएंगे वो लोग कि इनके लिए तो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। लोग भगत सिंह को भूल गए, तू तो चीज ही क्या है। इन तानों के बीच में मैं डटा रहा। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए मुझसे, बहुत हर्ट किया मैंने उनको। कोई बाप नहीं चाहेगा अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपने संतान का जीवन इस प्रकार से, उसका कैरियर इस प्रकार से बर्बाद होते हुए अपने आंखों के सामने तिल तिल मरते हुए कोई बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा ऐसा करे। मैंने उनको नाराज करते हुए सब कुछ किया। मेरी माँ और मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रही, वही मेरी ताकत थी, जिनके दम पर मैं सब कुछ कर सका। इस आंदोलन के दौरान बहुत से ऐसे वाकये हुए मैंने जिंदगी में, जो पहली बार, जो कभी नहीं देखा, मुझे देखने पड़े। वो मंजर मुझे देखने पड़े। मैंने अपने पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे। और मेरे आमरण अनशन के दौरान जब मैं जयपुर में आईसीयू में था, तो मैंने मेरे पिता की आंखों में आंसू गिरते हुए देखे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इन आंसू का दोषी कौन है, अपराधी कौन है। मैं हूं, ये सिस्टम है, राजस्थान की सरकार है, या राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं लड़ा, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। साथियों, मैंने इस लड़ाई में अपने जीवन का बहुत कुछ खोया है। मेरी नौकरी गई, मुझे संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। मेरे पिताजी ने आहत होकर, वो नहीं चाहते कि मैं इस मार्ग पे चलता रहूं, और मैंने शुरू से ही मैंने संघर्ष का मार्ग चुना हुआ है। मैंने अपनी नौकरी 3 बार दांव पे लगाई है, एक बार नहीं। जब मैं अन्ना हजारे आंदोलन में गया था, जब मैंने किसान आंदोलन में किसानों की सहायता करी थी, और अब जो मैंने अपने लेवल पर जो ये आंदोलन किया था, जो भर्तियों में घोटाले होते हैं, पेपर लीक होते हैं, मैं अकेला लड़ा। ये लड़ाई मैंने अकेले शुरू करी थी। फिर कारवां जुड़ता गया, लोगों ने खूब साथ दिया। मेरा कोई ना संगठन था, ना कोई मेरा मीडिया मैनेजमेंट था, कुछ नहीं था। और इस संघर्ष में 3 बार मैंने अपनी नौकरी दांव पे लगाई है, और आखिर में ये लड़ाई लड़ने के लिए मुझे त्याग पत्र देना ही पड़ा, क्योंकि मैं अपने सर्विस में, जिसमें एक भी दाग नहीं है, किसी प्रकार का कोई दाग नहीं चाहता था। शानदार मेरा कैरियर है, शानदार मेरा रिकॉर्ड है। पूरी ईमानदारी से मैंने अपनी सर्विस करी है। और आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि बड़ा तुमको अफसोस होगा, इस चीज का दुख होगा कि किन के लिए तुम लड़े, तुमने अपनी नौकरी गंवा दी, अपने कैरियर के साथ में तुमने सेक्रीफाइस कर दिया, अपने जिंदगी के साथ सेक्रीफाइस किया, तुमको बहुत अफसोस होगा। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मुझे इनका भर भी अफसोस नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लिए हैं, जो भी मैंने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो भी मैंने संघर्ष किया है, पूरे होशो हवास में जागते हुए मैंने निर्णय लिया है। अपनी मर्जी से मैंने ये फैसले लिए हैं, और मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है, मुझे बल्कि आत्मसंतुष्टि है।
भले ही मैंने आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से अपना नुकसान करवाया हो, पर मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैंने जो किया वो अपने समाज के लिए किया, अपने देश के लिए किया। अब मैं उस संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कार्य किए, जो इन 5 घटनाओं का मैंने आपसे जिक्र किया, जिसमें एक पिता और एक पुत्र के बीच में मतभेद रहा, उस मतभेद के चलते एक पिता ने एक पुत्र को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। मुझे संपत्ति का कोई भी लालच न कभी रहा न कभी है। मेरे पिताजी की संपत्ति है, वो जिसे देना चाहे उसे दे, उससे जो वो करना चाहे वो करें। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, काबिल बनाया है, मुझे में संस्कार दिए हैं। यही मेरे लिए संपत्ति है और इसके दम पर मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरी सबसे बड़ी ताकत यही है। अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा हूं। जो मेरे साथ हुआ उसको मैंने पीछे छोड़ दिया है और मुझे विश्वास है कि अब तक मैं हमेशा दूसरों के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए लड़ा हूं, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लड़ा हूं, न कि कोई एहसान करने के लिए, वाहवाही लेने के लिए या मेरी प्रशंसा के लिए। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं या बुराई करते हैं। मुझे आत्मसंतुष्टि होती है, मुझे इस चीज की तसल्ली है कि जो किया मैंने उसमें मैं कामयाब रहा, और आगे भी कुछ गलत होगा तो मैं ऐसे ही लड़ता रहूंगा और अपनी नई जिंदगी, जिसमें मैं जो भी मेरा संघर्ष का रास्ता है, जो भी सच का रास्ता है, उस पर मैं चलता रहूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।